नमस्कार आप सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अपनी कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है वैश्वीकरण। और यहाँ पे जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्न होने वाले हैं जो कि ऑल इंडिया में पूछे गए हैं। याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। ये 2 नंबर वाला प्रश्न है जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया था। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 लाभों का हमारे को उल्लेख करना है। हम 2 से ज़्यादा लाभों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहला हम यहाँ पे बात करेंगे भौगोलिक दूरियों का सिमटना। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां सिमट गई हैं। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो ईजिली यात्रा करके जा सकता है, या फिर अगर हम बात करें हवाई यात्रा से भी जा सकते हैं, जिसमें कम समय लगता है। फोन, फैक्स, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से समूचे विश्व में हम अपने स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरे को किसी से कन्वर्सेशन करनी है जो कि हमारे देश से बाहर रह रहा है, वो इज लिविंग इन अदर कंट्री, देन डेफिनेटली वी कैन डू कन्वर्सेशन, राइट। हम वहाँ पे भी उनसे बात कर सकते हैं। एक नई संस्कृति का उभरना, जैसे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुंच ने एक नई विश्व संस्कृति को उभारा है। जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, नेट पर चैटिंग आदि तत्वों से बनी एक ऐसी संस्कृति सृजित हुई है जिससे विश्व के हर देश का युवा प्रभावित हुआ है। अगर हम बात करें कि हमारे को नई नई चीज़ें बनानी होती हैं, नई नई चीज़ें पहननी होती हैं, नई नई, जैसे हम फैशन के बारे में बात करें, फैशन कैसे चलता है। अगर मान लो कि भाई कहीं दूसरे देश में कोई फैशन चला है, वो दूसरे देश में भी फैल जाएगा, तीसरे में भी, ऐसे वो फैलता हुआ चला जाता है। राइट, अगर हम फास्ट फूड के बारे में बात करें, पॉप संगीत के बारे में बात करें, ये भी क्या होता है भाई, एक से दूसरे देश में इजिली पहुंच जाता है। राइट, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ और पॉइंट्स होंगे इसमें। विदेशों में रोजगार का अवसर मिल जाता है। कई सारे आपने देखा होगा भारतीय जो है विदेशों में जाते हैं कार्य करने हेतु। विदेशी व्यापार में वृद्धि हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, स्वस्थ औद्योगिक विकास भी हो जाते हैं, विदेशी मुद्रा कोष में भी वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पे हम अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे, सांस्कृतिक एकरूपता क्या है, यह दिखाने के लिए एक उदाहरण दें कि इसका परिणाम नकारात्मक नहीं है। ये ऑल इंडिया 2012 में पूछा गया था। तो हम चलते हैं आंसर की ओर। वैश्वीकरण जिसके कारण एक समान संस्कृति का उदय हुआ, जिसे सांस्कृतिक समरूपीकरण के रूप में जाना जाता है। ये एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से मिलाने का काम करती है। परिणाम हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं, क्योंकि जीन्स, खादी, कुर्ते के साथ भी ये अच्छी तरह से जा सकती है। आजकल अमेरिकी जीन्स और कुर्ता भी पहनते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे नकारात्मक नहीं होता है हमेशा। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, भूमंडलीकृत के आर्थिक परिणाम क्या हैं। तो यहाँ पे 2009 में दिल्ली में पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड से। भूमंडलीकृत की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में आने व जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। भूमंडलीकृत के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में वस्तु की कीमत लगभग समान हो जाती है। अगर मान लो कि कोई भी देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, तो पूरे विश्व में उसका जो आप बोल सकते हो कि अमाउंट होगा, वो पूरा का पूरा फिक्स हो जाता है। उसकी कीमत जो है लगभग हर जगह क्या हो जाती है, समान हो जाती है। वैश्वीकरण से समाज के कुछ वर्गों को भी लाभ होता है। अब यहाँ पे कौन से वर्ग होते हैं, वो वर्ग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरनेशनली व्यापार करते हैं। जबकि समाज के अन्य वर्ग को वंचित छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनली व्यापार नहीं करते हैं। विकसित देशों को विकासशील देशों की तुलना में अधिक लाभ मिल जाता है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, ये कुछ अलग अलग प्रश्न अलग अलग वे में पूछे गए थे। क्वेश्चन पहले हम बात करेंगे, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 आर्थिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। ऑल इंडिया 2017 में पूछा गया था। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 आर्थिक परिणामों की व्याख्या करनी है, सीबीएसई बोर्ड 2014। वैश्वीकरण के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या करनी है, दिल्ली मतलब सीबीएसई बोर्ड 2013। वैश्वीकरण से क्या आशय है, वैश्वीकरण के किन्हीं 3 सांस्कृतिक परिणामों को स्पष्ट कीजिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2011 में पूछा गया था। भूमंडलीकृत मतलब वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सांस्कृतिक परिणामों का वर्णन करना है, जो कि ऑल इंडिया 2009 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। तो आंसर हम देखेंगे, वैश्वीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की एक प्रक्रिया होती है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य भी करते हैं। अगर मान लो कि भाई भारत, अमेरिका, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे के सारे क्या हैं, देश हैं, और ये सब जब व्यापार करने लग जाते हैं तो एक समूह बन जाता है। राइट, उसे ही वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण के परिणाम हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई। रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। वैश्वीकरण से आर्थिक गतिविधियां में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हो जाती हैं। नई नई कंपनियों के आने से रोजगार के नए नए अवसर भी आने लग जाते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। जीवन शैली में बदलाव आने लग जाता है। यह आईएमएफ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन आदि के उद्भव की ओर जाता है। बाजार के कारक, सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी इसमें प्रभावित किया जाता है। आगे है वैश्वीकरण
वैश्वीकरण का लोगों के जीवन की शैली पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 1990 से पहले लोग 2 जोड़ी पैंट और शर्ट में गुज़ारा करते थे, जब लोगों के पास हर मौके के लिए अलग-अलग ड्रेस हैं। पहले बहुत कम लोगों के पास जीन्स और पैंट हुआ करता था, अब ज़्यादातर लोगों के पास जीन्स पैंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोगों के खान-पान के बारे में अगर हम बात करें, लोगों के खान-पान में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ अमीर लोग होते हैं तो अमीर-अमीर डिशेज़ बना लेते हैं, डिशेज़ खाते हैं। अब मैगी, नूडल्स इस तरह भी बिक रहे हैं कि 1 महीने में, मतलब आप बोल सकते हो कि 1 महीने में राशन जो एक व्यक्ति है वो ईज़िली भर भी सकता है। आर्थिक परिणामों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अभी जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, राइट? यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? वैश्वीकरण के बारे में हमने बात की, इसके परिणाम के बारे में हमने बात की। अब यहाँ पे आर्थिक परिणाम हम इसके देख लेते हैं। ये समाज के कुछ संभ्रांत समूहों के विकास पर केंद्रित है। जैसे हमने बात की थी ना, कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरनेशनली व्यापार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार ही नहीं करते हैं। तो वो लोग जो है इससे वंचित रह जाते हैं, और कुलीन वर्ग जो होते हैं, मतलब आप बोल सकते हो जो अमीर लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा अमीर होते हुए चले जाते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच असमानताओं को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। ये डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की भूमिका को भी बढ़ा देता है। आर्थिक वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद होता है, जो समाज में बाजार की भूमिकाओं को भी बढ़ा देता है। क्योंकि भाई उपभोक्ता आते रहेंगे ना, आप बोलो कि भाई अगर सामान बिक रहा है तो डेफ़िनेटली कि भाई वहाँ पे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होंगे, कंज़्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। सांस्कृतिक परिणाम है, यहाँ पे देख लेते हैं भाई सांस्कृतिक परिणाम क्या होंगे? ये सांस्कृतिक प्रभुत्व की ओर जाता है, जो कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व है। अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर के बारे में, जब हमारा देश गुलाम था, तो वेस्टर्न कल्चर भारत में भी चल रहा था, क्योंकि जो बाहरी लोग थे, अगर हम बात करें कि अंग्रेज़ जो थे, वो क्या करना चाहते थे, वेस्टर्न कल्चर को भी भारत में अप्लाई करना चाहते थे। ये संस्कृति के एकीकरण की ओर और भी ले जाता है, जो कि सांस्कृतिक समरूपता है। संस्कृति एकरूपता के कारण सांस्कृतिक वैश्वीकरण सांस्कृतिक विषमता की ओर ले जाता है। ये सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की ओर भी ले जाता है। अगर हमने बात की, अभी हमने अंग्रेज़ों के बारे में एग्ज़ाम्पल लिया था, तो भई अंग्रेज़ भी क्या करना चाहते थे? अपना वेस्टर्न कल्चर भारत को थोपना चाहते थे, और भारत में आके अब क्या करते हैं भई, वो हिंदू का जो कल्चर है, उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक तथा किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट करना है, जो कि याद रखना है, ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया था। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। विश्व व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, ये सकारात्मक है। विभिन्न देशों के बीच संबंधों में सुधार होता है। अगर कोई भी देश आपस में व्यापार करें तो उनके बीच में सुधार हो जाता है। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होने लग जाती है। रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। प्रौद्योगिकी के विस्तार में वृद्धि हो जाती है। विश्व एकता में वृद्धि होती है। महिलाओं की स्थिति सुधर जाती है। प्रतिस्पर्धा में भी क्या होने लग जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम नकारात्मक के बारे में डिस्कस करें, तो पारंपरिक मूल्यों का ह्रास वैश्वीकरण के लाभ के साथ साथ समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे गरीब देशों की अपेक्षा अमीर देशों को ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अमीर देश इसमें ज़्यादा व्यापार करते हैं। स्थानीय लघु उद्योग का ह्रास हुआ है। रोजगार में कमी आई है। पर्यावरण को नुकसान हुआ है। असमान प्रतिस्पर्धा है और असमान विकास भी है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो ये नकारात्मक में आप ऐड कर सकते हो। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैश्वीकरण क्या है। भूमंडलीकरण के किन्हीं 3 कारणों पर प्रकाश डालना है। ये ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया था। और दूसरे अगर हम बात करें, वैश्वीकरण के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों को स्पष्ट करना है, जो कि ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया था। वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए। वैश्वीकरण के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए, तो कि दिल्ली सीबीएसई बोर्ड 2012 में पूछा गया था, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम कंसीडर कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा के लिए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विचारों, पूंजी, वस्तुओं और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों का प्रवाह। लोगों का प्रवाह अगर बात करें, भाई करेंसी एक देश से दूसरे देश में जाती है, विचार एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है। कार्य जो होता है वो भी क्या करता है, ऐसे ही प्रवाह करता रहता है। लोग प्रवाह करते हैं, खाने की चीज़ें प्रवाह होती है, संस्कृति प्रवाह होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसे क्या है कि भाई इसे वैश्वीकरण बोला जाता है, कि भाई विश्व का एकीकरण होगा, लोग जुड़ेंगे। इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, और इन्हें पर्याप्त रूप से अलग करना चाहिए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कुछ इस प्रकार हैं। वैश्वीकरण एक कारक के कारण नहीं है। आजकल की तकनीक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। टेलीग्राम, टेलीफोन और माइक्रोचिप के आविष्कार से अलग अलग वैश्विक कारकों के बीच संचार में क्रांति ला दिया, और इसलिए मुद्रण के आविष्कार ने राष्ट्रवाद के उद्भव का आधार बनाया है।
प्रौद्योगिकी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन दोनों को प्रभावित कर सकती है। अगर हम बात करें कि भाई संचार का माध्यम जो है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, लोग एक दूसरे से इसमें जुड़ते हुए भी चले जाते हैं, राइट। आप बोल सकते हो कि लोगों के बीच में तालमेल अच्छा सा बैठने लग जाता है, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। प्रौद्योगिकी के ने विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विनिमय करना आसान बना दिया है। डिजिटल होने लग जाता है ना। अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो कि मेरे को किसी को कोई अमाउंट शेयर करना है, अगर मेरे को भेजने हैं, तो मैं भाई ऑनलाइन भी भेज सकता हूँ, ठीक है। मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अलग अलग भागों में लोगों के स्थानांतरण की तुलना में पूंजी और वस्तुओं का हस्तांतरण व्यापक और तेज होने की संभावना है। यह केवल बेहतर संचार की उपलब्धता ही नहीं है जिसके कारण वैश्वीकरण का उदय हुआ, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की भूमिका भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि दुनिया के साथ इन संबंधों को पहचानते हैं। दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटनाओं का प्रभाव दुनिया के दूसरे हिस्से पर पड़ता है। अगर हम बात करें कि भाई अगर अमेरिका पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो डेफिनेटली दूसरे देशों पे भी पड़ेगा। अगर आपको याद हो, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएं तो उसमें भी आपको याद होगा, जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था तो भारत में कपास की खेती बहुत ज़्यादा तेजी से होने लग गई थी। तो ऐसे क्या होता है कि भाई एक देश पे जब कोई प्रभाव पड़ता है तो दूसरा देश जो है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और सकारात्मक भी पड़ेगा। यहाँ हम बर्ड फ्लू या सुनामी का उदाहरण ले सकते हैं। अब देखो क्या था, बर्ड फ्लू या फिर सुनामी या फिर हम कोरोना के बारे में ही बात कर लें। क्या है कि भाई कोरोना अगर जहाँ से चीन से स्टार्ट हुआ तो दूसरे देश भी इससे प्रभावित हुए, क्योंकि वो दूसरे देशों में भी फैल गया। बर्ड फ्लू था, वो भी फैला। सुनामी जो है वो भी आएगी, जो केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसी प्रकार किसी भी बड़ी आर्थिक घटना का विश्व स्तर पर स्थानीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पर्यावरण पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, उसी समय प्रभाव पड़ेगा। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इसी से तकनीकी ने वैश्वीकरण में कैसे योगदान दिया है, व्याख्या करें। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये 2013 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, ऑल इंडिया में पूछा गया था 2019 में, सॉरी 2009 में। या फिर आप बोल सकते हो कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रौद्योगिकी ने निम्नलिखित तरीकों से वैश्वीकरण में योगदान दिया, कैसे। अभी हमने टेलीग्राम, टेलीफोन, माइक्रोचिप के बारे में हमने बात की थी। ऐसी तकनीक आविष्कार ने अलग अलग वैश्विक कार्यों के बीच संचार में क्रांति ला दी है, और इसलिए मुद्रण के आविष्कार ने राष्ट्रवाद के उद्भव का आधार तैयार किया है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के बारे में हमारी सोच को भी प्रभावित करता है। दुनिया भर में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का साझाकरण केवल तकनीक प्रगति से ही हुआ है। पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण दुनिया के अलग अलग हिस्से में लोगों के स्थानांतरण की तुलना में व्यापक और बहुत तेज होने की संभावना भी है। तकनीकी प्रगति ने भौतिक दूरियों को कम कर दिया है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, और दुनिया में व्यापक रूप से अंतर संयोजन बढ़ा दिया है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वैश्वीकरण ने सत्ता को राष्ट्र राज्यों से वैश्विक उपभोक्ताओं में स्थानांतरित कर दिया है। कथन की पुष्टि करिए, जो कि 2012 में पूछा गया था ऑल ओवर इंडिया में। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्रांति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के साथ साम्यवाद का पतन हुआ और शीत युद्ध की इसमें समाप्ति हुई थी। परिवहन और संचार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास के क्षेत्र में प्रगति हुई। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी पूरी दुनिया को एक बाजार बनाने के विकसित देशों के प्रयास में है। विकासशील राज्यों के बढ़ते कर्ज ने आईएमएफ और विश्व बैंक को विकासशील राज्य को विनिवेश और वैश्वीकरण का रास्ता अपनाने के लिए पूरी रूप से मजबूर कर दिया है। आगे हम यहाँ पे अंतिम प्रश्न पर चलेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि ऑल ओवर इंडिया 2009 में पूछा गया था। वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए। क्या यह एक बहुआयामी अवधारणा है, इसकी हमारे को व्याख्या करनी है। वैश्वीकरण की परिभाषा, जैसे हमने बात की थी, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विचारों, पूंजी, वस्तु और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों का प्रभाव होता है। ये एक बहुआयामी अवधारणा है। इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, और इन्हें पर्याप्त रूप से अलग करना चाहिए। हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुआयामी है, अवधारणा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ये कहना गलत है कि वैश्वीकरण विशुद्ध रूप से आर्थिक सरोकार है और ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक घटना होगी। वैश्वीकरण ने विश्व को असमान रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें कि भाई वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण, राइट। और जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई आर्थिक, सांस्कृतिक, इसके रूप में हम बात कर सकते हैं, इसको अलग अलग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी बार भी पूछे जा सकते हैं।
होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।